ठीक है, तो इंटरेक्शन टू ईच अदर दोनों हम तरफ से रखेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मुझसे सीखेंगे। ओके, कोड ऑफ पॉइंट जो हमारी रूल बुक है, जिसमें कि हमारे चार्ट्स दिए हुए हैं, आसनास के चार्ट्स दिए हुए हैं, रूल रेगुलेशंस दिए हुए हैं, एफओपी के बारे में बताया हुआ है। एफओपी क्या है सर? एफ पे प्लेयर, ओ पे प्लेयर ऑफ फील्ड। वेरी गुड। एफ पे प्लेयर, ओ पे फील्ड ऑफ प्लेयर। याद आ गया क्या? आया याद? आ गया क्या? फील्ड ऑफ प्लेयर। फील्ड ऑफ प्लेयर। ओके, क्या होती है एफओपी? होती क्या है? वो तो फुल फॉर्म है। एक जिस जहाँ पे प्लेयर परफॉर्मेंस करता है, जहाँ पे प्रेजेंटेशन अपनी परफॉर्मेंस को वो जजेस को रिप्रेजेंटेशन शो ऑफ करते हैं ना। तो जैसे कॉम्बैट गेम में यूज करते हैं, कैसे रेसलिंग में जैसे मैट्स यूज करते हैं, जूडो कराटे में यूज करते हैं, फेंसिंग में यूज करते हैं, ठीक है। हर गेम में फील्ड ऑफ प्लेयर होता है, आर्चरी में भी होता है, शूटिंग में भी होता है, हर गेम में होता है। तो उसी तरह से हमारी गेम में भी है। योगासन भारत का कोड ऑफ पॉइंट के बारे में हम मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे हम। इट्स विजिबल? नो? वेट फॉर वाइल। बस सर। तो आपको ये ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, कोई इतना इशू नहीं है। ओके, जो पीपीटी शेयर कर देंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आसनास की डिवाइडेशन की गई है हमारे कोड ऑफ पॉइंट के अंदर। फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन हैं, बैकवर्ड बेंडिंग के आसन है, ट्विस्टिंग बॉडी, हैंड बैलेंस एंड लेग बैलेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आसनास आर देयर? कितनी मेजर कैटेगरीज हैं? 5 मेजर कैटेगरीज आर देयर। कौन कौन सी? हैंड बैलेंस, लेग बैलेंसिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, ट्विस्टिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग। 5 कैटेगरी हैं जो मेजर कैटेगरी हैं। तो उनकी आगे सब कैटेगरीज बताई गई हैं। हर एक मेजर कैटेगरी की आगे दो दो सब कैटेगरीज हैं। जैसे कि फॉरवर्ड बेंडिंग की आगे 2 सब कैटेगरीज हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग स्टैंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग फ्लोर। उसी प्रकार से बैकवर्ड बेंडिंग स्टैंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग फ्लोर। ट्विस्टिंग बॉडी बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग बॉडी फॉरवर्ड बेंडिंग। ट्विस्टिंग बॉडी में क्या आ जाता है? स्टैंडिंग या उसमें नहीं है, उसमें क्या है? फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग में ट्विस्टिंग दी गई है। हैंड बैलेंस में बैकवर्ड बेंडिंग, हैंड बैलेंस फॉरवर्ड बेंडिंग। और लेग बैलेंस बैकवर्ड बेंड एंड लेग बैलेंस फॉरवर्ड बेंड। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा लेग बैलेंस फॉरवर्ड बेंड। ओके, कौन बताएगा क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन बाद में, पहले हैंड रेज करो। कौन बताएगा? आप बताएंगे? हाँ जी, बताओ। हाँ जी, ध्यान निकल गया, क्या बोले? देखो पकड़ा गया ना, वो कह रहा ध्यान निकल गया। पूछे ही नहीं अभी, फिर और पूछे नहीं मैंने कुछ। अभी प्रश्न पूछे कितने आसन होते हैं? एक मैंने नहीं, पूछे अभी कुछ पूछा नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, यू गॉट इट? बैठ जाइए। अभी तो कुछ पूछा ही नहीं मैंने। आप इधर ही रहिए। एक जाने का और भी हैंड रेज हुआ था आपका। आपको क्या लगा था? नहीं, आप बाद में क्वेश्चन पूछेंगे, पहले आप क्वेश्चन आप समझ गए थे कि यही पूछेंगे कि कितने आसनास हैं? नहीं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। हाउ मेनी आसनास आर देयर इन सीओपी? 250 एंड जो 5 मेजर कैटेगरी है, एक कैटेगरी के अंदर कितने आसन होते हैं? 25 25 50 हाँ। 50 हाँ जी, सब पढ़ के आए हो, फिर क्या करना है यहाँ? सब कुछ तो आता है आपको। हर एक कैटेगरी के अंदर 50 आसन हैं, और 50 आसन को आगे जैसे 2 सब कैटेगरीज हैं, और दोनों सब कैटेगरीज में 25 25
आसनास दिए हुए हैं। और कोचिंग के पर्सपेक्टिव से जेकर आप इधर आए हैं तो आसनास को देख के आप इजीली हर कोई ट्रेनिंग, आप में से मोस्टली ट्रेनिंग लोग दे रहे होंगे या देना स्टार्ट करेंगे कोचिंग, तो वो इजीली हम दे सकते हैं कोचिंग। इट्स नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल, बट जेकर आप उसको साइंटिफिकली आप उसके साथ ज्वाइन करके कोचिंग देते हैं तो उसके डबल ट्रिपल रिजल्ट्स आते हैं। कैसे? लाइक सिंपल एग्जांपल, जितनी देर तक आपको किसी ज्वाइंट्स की मूवमेंट्स के बारे नहीं पता, आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन के बारे में नहीं पता, आपको साइडवेज स्ट्रेच है उसके बारे में नहीं पता, आपको मसल्स के बारे में नहीं पता, आपको सर्कुलेशन के बारे में नहीं पता, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में नहीं पता, तो आप अच्छे कोच नहीं बन सकते। कोचिंग तो आप कर सकते हैं, बट एक अच्छे कोच बनने के लिए साइंस का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ज्वाइंट्स की मूवमेंट्स के बारे में, एल्बो ज्वाइंट कैसा ज्वाइंट है हमारा? मूवेबल। मूवेबल। यस। मूवेबल। कौन सा ज्वाइंट मूवेबल नहीं होता? क्रेनियम। हाँ? हेड बोन। ये मूवेबल नहीं होता? नो सर यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है सर। मूवमेंट नहीं होता, ज्वाइंट होता है? यस सर। ओके, कौन सा ज्वाइंट होता है? सर नेम आई डोंट नो सर। ज्वाइंट किसको बोलते हैं? जब दो बोन्स में जुड़ा हो, दो बोन्स अलग अलग जुड़ी हो। ये तो एक ही बोन है, उसमें ज्वाइंट क्या होगा? हर एक ज्वाइंट मींस एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं है। ज्वाइंट का मतलब है कि जहां से हम एंगल डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट। तो ज्वाइंट के ऊपर मूवमेंट करवाने के लिए, वो डिपेंड करता है कि कौन सा ज्वाइंट है। लाइक एल्बो ज्वाइंट इज कॉल्ड हिंज ज्वाइंट। व्हिच टाइप ऑफ ज्वाइंट? इट्स ए हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट के ऊपर कौन सी मूवमेंट पॉसिबल है? जितनी देर तक हमें ये चीजें नहीं पता होगी, हम आसनों के ऊपर नहीं जा सकते। हम आसन टिपिकली पोस्चर को देख के, किसी भी एक आसन को देख लीजिए, सपोज कीजिए ये फॉरवर्ड बेंडिंग का डायमंड जानुशीश आसन है, ठीक है? तो इस आसन को देख के जो योगासन की फील्ड से नहीं है, वो भी इसकी पिक्चर देख के वो भी बोलेगा ऐसे करके लेग उठानी है और फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है, वो भी करवा देगा। हम इधर क्यों आए हैं? एक दूसरी कोचिंग और एनआईएस की कोचिंग में क्या डिफरेंस है? साइंटिफिकली जितनी देर आप उन चीजों को समझ नहीं पाएंगे, उतनी देर तक आप अच्छे कोच नहीं बन पाएंगे। बेसिक कोच चलता रहेगा, करवाते रहेंगे आप कोचिंग। रिजल्ट्स लाने के लिए आपको साइंस में जाना पड़ेगा। क्यों? उसकी डाइट सेट करनी पड़ेगी, उसकी रेस्ट सेट करनी पड़ेगी, उसके लिए लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, उसको साइकिल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, उसके लिए मेसो साइकिल, माइक्रो साइकिल, ये चीजें फोकस करनी पड़ेंगी। जेकर हम उसको एलीट लेवल का, एक इंटरनेशनल लेवल का एथलीट चाहते हैं। उसके सिनोवियल फ्लूइड का लेवल क्या है, उसकी फैट कितनी है, उसके मसल्स जो जॉइंट्स हैं उसकी मोबिलिटी कितनी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल क्या है, उसके टाइम टू टाइम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। जितनी देर तक हम इन चीजों के ऊपर डीप स्टडी के ऊपर नहीं जाएंगे, उतनी देर तक हम उसके आसनों की परफेक्शन को नहीं ला सकते। तो हम हिंज ज्वाइंट की बात कर रहे थे। क्या यहां पे रोटेशन पॉसिबल है? नो? व्हाई नॉट? यस है। क्यों नहीं है? ये देखो, ये पॉसिबल है ना? कौन कौन एग्री करता है? हैंड रेज कर रहा है। देखिए, यहां पे सीखने आए हैं तो खुल के आप बात करेंगे तो खुल के मैं भी सिखा पाऊंगा। नहीं तो मैं भी उसके ऊपर, आसनों के ऊपर आऊंगा, की पॉइंट पढ़ाऊंगा जो मुझे टॉपिक मिला हुआ है, ठीक है? आसन में कौन कौन से मसल्स यूज हो रहे हैं, कैसे उसकी वार्म अप कराएंगे, कैसे कूल डाउन कराएंगे, वो करवा के मैं चला जाऊंगा, ठीक है? जैसे आप टेक्निक चाहते हैं। क्यों पॉसिबल है? कौन हैंड रेज कर रहा है? हैंड रेज कीजिए जो जो कह रहे हैं कि पॉसिबल है। अभी बोलने में तो इतने लोग थे, अभी डाउन हो गए हैं। 180 तक, शी सेड कि 180 तक हमें एल्बो ज्वाइंट पे मूवमेंट कर सकते हैं। 180 मींस टू से रोटेशन। ठीक है, मैं ठीक कह रहा हूं? यस। कौन उनके साथ एग्री? और ठीक है, अपना याद रखना, हैंड डाउन। बाकी लोग क्या कह रहे हैं कि कौन सी मूवमेंट पॉसिबल है? एक सिंपल ज्वाइंट की, प्लीज फास्ट अप कीजिए, इनको जल्दी कीजिए, बिकॉज
हमारे पास बहुत सारे आसन हैं जिनके रिगार्डिंग हमने डिस्कशन करना है। ऐसे ही हम, क्योंकि एल्बो ज्वाइंट, if we are discussing about the elbow joint, we are also discussing about the same joint is knee joint. Knee and elbow joint working similar. Okay? तो नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट दोनों को सोच के आप जवाब दीजिए। बाकी लोग क्या कह रहे हैं कि इसमें मूवमेंट 180 डिग्री का नहीं हो सकता या रोटेशन पॉसिबल नहीं है। कौन कौन कह रहा है? नहीं, कोई बात नहीं, हाथ रेज कीजिए, फिर क्या होगा? ओके, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? जो थर्ड है, जो जिन्होंने मतलब किया ही नहीं, ना तो रोटेशन है ना ये, वो क्या कह रहे हैं? For elbow is not possible. Which movement? This rotation movement is not possible at elbow joint. You said. Because it's a joint movement starting from the shoulder. No. We are discussing about only for the elbow. Yeah, this rotation movement is first. This is extension. This is external rotation. This is flexion. So this will be the movement. Movement at which joint? Combination of shoulder and elbow. हाँ. Yeah, because it's a shoulder movement, right? It's a shoulder movement, yeah. So, But we are discussing about only elbow, not for a shoulder. so rotating this one. You said it's not possible on elbow joint. Okay? Yeah. I got your point. Only elbow joint is movement, this one. Which one? Flexion and extension. There are two movements are there. Okay? दो मूवमेंट्स ही हैं जो एल्बो ज्वाइंट पे पॉसिबल है। सेम एज इट इज विद नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट, दिस रोटेशन इज नॉट पॉसिबल ऑन द नी ज्वाइंट। ये नी ज्वाइंट के ऊपर रोटेशन नहीं हो रही। ओके, विजिबिलिटी में हमें दिखती है ये ऐसे, जेकर मैं ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूं, इट्स नॉट मूवमेंट एट द लेवल ऑफ एल्बो ज्वाइंट। ये यहां पे रोटेशन नहीं हो रही। रोटेशन कब पॉसिबल होती है? जब एक्सिस प्लेन्स के बारे में पता है किसी को? एक्सिस एंड प्लेन्स के बारे में? यस, ठीक है। या एक्सिस के इर्द गिर्द ही रोटेशन पॉसिबल होती है। एक्सिस इज ए इमेजिनरी रोड, एक रोड है इमेजिनरी, लाइक वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस वन रोड। ये प्रोजेक्टर के ऊपर एक रोड लगी हुई है, ठीक है। तो अब जेकर प्रोजेक्टर को मैंने रोटेट कराना है ऐसे, तो वो रोटेशन किसके बिहाफ पे हो रही है? उस एक्सिस, उस रोड के बिहाफ पे। जेकर वो रोड, वो एक्सिस नहीं होगी तो ये रोटेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। एक कुछ चीज चाहिए घूमने के लिए, सेम एज इट इज विद आवर बॉडी, कि एक इमेजिनरी लाइन जो हमारे भीतर से गुजरती है वो रोटेशन पॉसिबल करवाती है। और प्लेन क्या होते हैं? किसी चीज को हम दो चीजों में डिवाइडेशन करते हैं। ओके, आगे फिर फर्दर स्टडी में जाते हैं तो ये आगे तीन टाइप्स के हैं। तो हमें सिंपल एक्सिस और प्लेन्स का ही पता होना चाहिए, बेसिक पता हो, इतना ही काफी है हमारे लिए। ओके, एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशन पॉसिबल होती है और प्लेन किसी भी चीज को दो भागों में डिवाइडेशन करने का काम करता है। ओके, तो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट में एक्सिस कहां होगी? आपको ये लग रहा होगा कि ये हमारा टॉपिक नहीं लग रहा है? नहीं, यही मेजर टॉपिक है। ओके, तो एक्सिस हमारे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट सेम। सपोज अगेन वी आर डिस्कसिंग, कोई भी आसन ले लीजिए इसमें से, फॉरवर्ड बेंडिंग का, लेग बैलेंस, फॉरवर्ड बेंडिंग को कोई भी आसन ले लीजिए, उसमें सब में नी जॉइंट का रोल हो रहा है। हर एक आसन के अंदर नी जॉइंट हो रहा है, बिकॉज लेग के ऊपर बैलेंस किया हुआ है। जेकर ये एक्सिस और प्लेन्स की हम जो बात कर रहे हैं, नी बेंड रहेगा क्या? वो कोई भी आसन, जैसे ये आसन फिर से हम लेंगे तो इस आसन में जेकर नी हल्का सा बेंड रहेगा क्या? कंपैरिजन करें दोनों का, एक बच्चा बिल्कुल सीधा खड़ा है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारे पास दो एथलीट्स हैं जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मेडलिस्ट हैं और अभी ये खेलो इंडिया पहले भी खेल चुके हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो हमारे ये मेरे ही अंडर ट्रेनिंग करते हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में। तो अभी ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में बच्चे ये खेलो इंडिया के भी प्लेयर रहे हैं। तो एक बात और आप प्लीज कम ऑन द
एक लाइव एग्जांपल में हम सिंपल ट्री पोज के ऊपर करके देखते हैं कि जब हम फ्लेक्शन करके, फ्लेक्शन क्या रहता है? फ्लेक्शन जब दो बोन्स में एंगल इंक्रीज हो, ग्रेट नहीं हो, ग्रेट तो बढ़ने से भी होगा, कम होने से भी होगा। एंगल डिक्रीज और इंक्रीज, when the angle is decrease then is called flexion movement, when angle is increasing then is called extension movement। ओके, तो ऐसे हम ट्री पोज करेंगे, ठीक है? ट्री पोज जब करेंगे, एक बच्चा करेगा थोड़ा सा नी बेंड करके, हाँ, और एक करेगा विदाउट नी बेंड, ट्री पोज प्रॉपर, अब नी बेंड करके करो, अच्छा, ठीक है? तो अब लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड लेवल ऑफ बैलेंस चेक कीजिए, किसका बेटर रहेगा? Why? Because there are three major joints are there. First one is hip joint, second one is knee joint, and third one is ankle joint. Ankle joint is not a single joint, वो मल्टीपल बोन्स के ज्वाइंट्स को एंकल ज्वाइंट हम बोलते हैं। ओके, तो तीनों ज्वाइंट परपेंडिकुलर टू द 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट इन वन लाइन। एक लाइन होने की वजह से, एक लाइन में होने की वजह से ये तीनों जो हैं एक लाइन में होने के बैलेंस बन रहा है। जेकर वही एंगल हम इधर चेक करेंगे तो इनका नी देखिए, नी बेंड होने की वजह से, अभी तो इन्होंने पैर ही यहां पे रख लिया है, जेकर इसको प्रॉपर हम इधर पेल्विक एरिया के पास, मूलाधार चक्कर के पास हील को ऊपर लेके जाते हैं तो बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग और होगी। ये एंगल ये भी अभी सीधा करना हमने, तो वो तो बाद की बातें, हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट, एक्सिस एंड प्लेन्स की बात कर रहे हैं। हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये एक लाइन में नहीं है। तो लाइन में नहीं होने से अनबैलेंसिंग ज्यादा होगी या नहीं होगी? तो वो आसन भी जब क्रिएट करेंगे, आसन भी उतनी परफेक्शन के साथ नहीं सामने आएगा ऊपर के। ओके, तो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट्स हमें पहले पता होनी चाहिए। ऐसे ही और कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? लैटरल बेंडिंग, अबडक्शन कहां पे पॉसिबल है? कौन से जॉइंट्स? शोल्डर एंड हिप जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? शोल्डर एंड हिप जॉइंट कौन सी कैटेगरी के जॉइंट्स हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे ये हमने बात की है एल्बो जॉइंट, दिस इज एल्बो जॉइंट इज हिप जॉइंट एंड शोल्डर एंड हिप जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे कौन कौन सी मूवमेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं? सीक्वेंस में चलेंगे, पहले फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और सर्कमडक्शन बाद में आएगा, अडक्शन अबडक्शन आएगा पहले। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, सर्कमडक्शन। कौन सी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है ये बताओ चलो। हाँ, वो तो मूवमेंट ही एक ही जगह पॉसिबल होती है। रिपीट की हो आपने देखा, ये दूर से पता लग जाते हैं। जैसे हमारे सुभाष जी बैठे हैं, कोच, तो हिप जॉइंट के ऊपर सारे तरह की मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, शोल्डर जॉइंट के ऊपर सभी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। ओके, रोटेशन और कहां पे पॉसिबल है हमारी बॉडी में? हिप जॉइंट एंड शोल्डर की तो हो चुकी है, नेक जॉइंट, नेक में, नेक, एंकल, रिस्ट और हाँ जी, हो सकती है नेक पे, नहीं हो सकती। कोई कह रहा हो सकती है, कोई कह रहा नहीं हो सकती। हो सकती है। रोटेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सिस चाहिए। तो एक एक्सिस से रोटेशन पॉसिबल हो जाती है।
अकेली एक्सिस से रोटेशन पॉसिबल है, बिकॉज ये चीज हमारे कहां पे काम आएगी, जब हम हिप ज्वाइंट की मूवमेंट्स करवाएंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग में जब हम हिप ज्वाइंट की मूवमेंट्स करवाएंगे, लाइक जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग में लेग को इधर नेक के पास लेके आते हैं, तो उन चीजों में ये सारी चीजें काम आएंगी। तो जेकर नॉलेज ही नहीं है तो हम रॉन्ग वे से उनको प्रैक्टिस कराएंगे, जिसका रिजल्ट और इंजरी होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। रोटेशन सिर्फ और सिर्फ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स पे पॉसिबल है। ओके, ये नेक वाली जो रोटेशन है ये कौन से ज्वाइंट्स पे हो रही है मूवमेंट, ये मूवमेंट कौन से, साइंटिफिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइंस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। हमारे योग के अकॉर्डिंग हम इसको रोटेशन करवाते हैं, हाफ रोटेशन करवाते हैं, ठीक है। बट साइंस के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि ये बैंड एक्सरसाइजेज हैं। क्यों ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पे ही रोटेशन पॉसिबल है। ओके, लाइक सेम एज इट इज नी रोटेशन, ये नी पे रोटेशन हो ही नहीं रही। गॉट इट माय पॉइंट और नोट, कि ये रोटेशन करने के लिए एक बॉल चाहिए और एक सॉकेट चाहिए। सेम जैसे ये मैं आपको शो करता हूं, ये वाली बॉन्ड सॉकेट है और ये वाली बॉन्ड जो है ये बॉल है, तो इसके अंदर ऐसे घुसा हुआ है, ये रोटेट होता है, ये एक्चुअल में रोटेशन है। ओके, सॉकेट के इर्द गिर्द ये अंदर जो बोन है ये घूम रही है, रोटेशन हो रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, या फिर ये देखो, ये भी मूवमेंट हाफ। सेम विद द हिप ज्वाइंट, और ये रोटेशन ये कहां पे हो रही है। अब देखो, अब शोल्डर ज्वाइंट में कोई मूवमेंट है नहीं है, जस्ट फॉर विजिबिलिटी ये आपको दिख रहा है सिर्फ मूवमेंट। एक्चुअल में क्या हो रहा है, अंदर जो दो बोन्स है वो इधर जा, जो दो बोन्स है वो इधर हो रही है, एक बोन इधर हो रही है, एक बोन इधर हो रही है, ऐसे 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 हो रही है। अंदर रोटेशन नहीं हो रही, वो कहां पे मूवमेंट हो रही है, सिनोवियल फ्लूइड, जो हमारे दोनों, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, ग्रीस, ये बोलते हैं ना। तो जो ज्वाइंट्स में फ्लूइड है वो स्पेस क्रिएट करके रखता है दोनों बॉन्ड्स के अंदर। तो जो स्पेस है, जो कुशनी पार्ट है, जो कुशन वाला पार्ट है, उस पार्ट को बॉन्ड दबाती है, इधर हो जाती है, इधर हो जाती है, इधर हो जाती है, इधर हो जाती है। सेम विद द C1 to C7, जो हमारे सर्वाइकल के वर्टिब्रास हैं, उनमें हर वर्टिब्रास के बाद में क्या होता है, डिस्क होती है। तो वो डिस्क के ऊपर ऐसे प्रेशर आता है जब हम ये रोटेशन करते हैं। कोई मनके थोड़ी ना घूम रहे हैं, वर्टिब्रास थोड़ी ना रोटेट कर रहे हैं, तो इधर तो बॉन्ड रोटेट कर रही है। तो जहां पे रोटेशन तभी पॉसिबल होगी जहां पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होगा। इसको दिमाग में पूरी अच्छी तरीके से लिख लीजिए। ओके, तो अभी मूवमेंट्स करवाने के लिए हमें हिप ज्वाइंट की रोटेशन पॉसिबल है, वहीं पे हम हिप ज्वाइंट के ऊपर करवाएंगे या शोल्डर के ऊपर करवाएंगे। ओके, कौन कौन से तरीके हैं हम जिन को अडॉप्ट करके हम अपनी जो परफॉर्मेंस है, एथलीट की परफॉर्मेंस को इनहांस कर सकते हैं। क्या क्या चीजों को हम यूज कर सकते हैं एक किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए हमें क्या बेसिक नीड्स होती हैं? डाइट, स्ट्रेंथ, यस। प्रैक्टिस। पहले हम बात करेंगे मोटर एबिलिटीज की। हाउ मेनी मोटर एबिलिटीज आर देयर? स्पीड, स्ट्रेंथ, चपलता, स्टेबिलिटी, बैलेंस, मोटर एबिलिटी है।
पहले हमें कोई भी किसी हमारे योगा एथलीट को परफॉर्मेंस को करवाने के लिए ना हमें मोटर एबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी कौन कौन सी मोटर एबिलिटीज हैं। तो उन मोटर एबिलिटीज में हम कैसे मोटर एबिलिटीज को हम इंप्रूव कर सकते हैं। There are some motor abilities are there which have to हर एक व्यक्ति के अंदर मोटर एबिलिटीज होती हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर मोटर एबिलिटीज होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि फर्स्ट हमारी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कैसे काम करती है? लाइक बॉडी एंड माइंड का कोऑर्डिनेशन। और क्या कोऑर्डिनेशन हो सकता है? वेरी गुड, मसल्स एंड बोन्स का कोऑर्डिनेशन। लाइक सेम एज इट इज व्हेन हैव यू रीचिंग ओवर डिफिकल्टी आसनास आर देयर, कि जिसमें हम लेग बैलेंस में फॉरवर्ड बेंडिंग के कुछ ऐसे आसन्स करते हैं जिनमें कि हमें कोऑर्डिनेशन एबिलिटी की जरूरत पड़ती है। तो वो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं? थक गए हैं, नींद आ रही है, इतना बोरिंग चल रहा है लेक्चर। नाश्ता ज्यादा कर लिया होगा। वो तो डेली का काम है, हैवी नाश्ता हो गया। आए हो, इतना नहीं थकोगे तो फिर क्या होगा? वो तो आराम तो घर पे भी था आपका। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लेग बैलेंस फॉरवर्ड बेंडिंग के आसनास में, लेग बैलेंस बैकवर्ड बेंडिंग के आसनास में। लेग बैलेंस या कोई भी बैलेंसिंग आसन कर रहे हैं, वैसे तो हमारे जो आसन हैं चाहे आप फ्लोर के ऊपर कर रहे हैं वो भी बैलेंसिंग आसन ही हैं। मानते हैं इस बात को या नहीं? सपोज धनुरासन कर रहे हैं तो वो भी बैलेंसिंग आसन है। ठीक है, आप माउंटेन पोज कर रहे हैं ना, पर्वत आसन, वो भी बैलेंसिंग आसन है। तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो हर एक मोटर एबिलिटी हर एक आसन में चाहिए होती है, बट इट्स डिपेंड ऑन यू, योर कोचिंग स्किल, एंड इट्स आल्सो डिपेंड ऑन द एथलीट। ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, कोच के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी मोटर एबिलिटीज को कैसे वो शिकार रहा है, और एथलीट के ऊपर भी कर रहा है कि उसको कैसे वो ग्रैब कर रहा है, उसका लेवल क्या है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम कोऑर्डिनेशन की क्या क्या चीजें करवा सकते हैं? जल्दी से बताइए। कंसंट्रेशन से कोऑर्डिनेशन कैसे आएगा? ब्रीथ मेंटली आएगा, फिजिकली मैं बात कर रहा हूं। ब्रीथ कोऑर्डिनेशन। ब्रीदिंग, आई नो, मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैं क्या कह रहा हूं, फिजिकल बॉडी में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए क्या करवाएंगे सर? प्रैक्टिस चाहिए, पावर, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस का वर्कआउट करवाएंगे। कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज के लिए, जैसे ये जंपिंग है, एक कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है। ठीक है, क्यों? कदम ताल, एक लेग के बाद दूसरी। मैं ऐसे नहीं कि 2 बार तो इसको रखा, एक बार इसको रख रहा, फिर ये कोऑर्डिनेशन है। मींस से कि 2 बार मैंने लेफ्ट को जंप करवा दिया, उसके बाद 3 बार इसको करवा दिया, फिर ऐसे ऐसे करने लग गया, फिर 2 बार इसको करवा दिया, 3 बार। ये कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ ना। कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? जब हम किसी चीज के मतलब दूसरी चीज के साथ कोऑर्डिनेट करके बॉडी को वर्कआउट करा रहे हैं। कौन सी गेम कोऑर्डिनेशन एबिलिटी की एक एग्जांपल है? जैसे हमारी योगा गेम किसकी एग्जांपल है? फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी की एग्जांपल है ना। आर्चरी किसकी एग्जांपल है? कंसंट्रेशन की। शूटिंग किसकी है? कंसंट्रेशन की। कोऑर्डिनेशन के लिए बताइए। स्विमिंग में कैसे कोऑर्डिनेशन है? सेम लाइक जैसे कि बटरफ्लाई का मूवमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, जब वो हाथ चलाते हैं तो लेग्स चलाते हैं, सेम कोऑर्डिनेशन। कहीं ऐसा तो नहीं होता ना कि एक ही चीज चला रहे हैं, जेकर वो एक चीज चला रहे हैं तो उसमें भी दोनों हाथ होंगे, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे। सेम और किसमें? रनिंग में भी कोऑर्डिनेशन, साइकिलिंग में, जंपिंग में कोऑर्डिनेशन है। मेजर बात करेंगे हम जंपिंग। जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी योगा में ज्यादा है। मींस टू से कि 70-80% हम फ्लेक्सिबिलिटी मोटर एबिलिटी को यूज कर रहे हैं योगासन में। ओके, बट स्विमिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी यूज होती है, आर्चरी में भी फ्लेक्सिबिलिटी यूज होती है, बट मेजर फ्लेक्सिबिलिटी यूज नहीं होती उसमें। फ्लेक्सिबिलिटी मेजर हमारे योगा में यूज होती है। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, शटल रन,
सबसे अच्छी एग्जांपल, यू नो अबाउट द शटल रन, बास्केटबॉल में यूज करते हैं शटल रन वार्म अप में। तो वो क्यों करवाते हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेशन एबिलिटी उसमें बास्केटबॉल में मूवमेंट बहुत फास्ट है। सेम विद द हैंडबॉल, हैंडबॉल में भी सेम है, ऐसे ही है, मूवमेंट बहुत फास्ट है। बॉल एक बार इधर गई, छोटा ग्राउंड है, उन्होंने पास दिया, उधर चली गई, क्यों? क्विकनेस चाहिए, इधर गए इधर गए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। सेम हमें योगा में चाहिए। हमें योगा में कहां पे चाहिए? हमारे आसनास को बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन की एबिलिटी चाहिए। तो वो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को इंप्रूव कैसे करेंगे हम योगा में? शटल रन कराएंगे, बैडमिंटन खिलाएंगे, योगासन वालों को बैडमिंटन खिलाएंगे कोऑर्डिनेशन के लिए। हम अपने कुछ टेक्निक्स को लेके आएंगे। साइंस तो आ गई, कोऑर्डिनेशन आ गई ना। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को हमने इंप्रूव करना है हमारे आसनास को इंप्रूव करने के लिए। कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइजेस करवाएंगे। वार्म अप जो है, वार्म अप में स्पेसिफिक वार्म अप में हम कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को यूज करेंगे। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल वार्म अप एंड स्पेसिफिक वार्म अप? आई थिंक आपके सिलेबस में आगे जाके ये भी एक लेक्चर रहेगा जिसमें कि आप जनरल वार्म अप एंड स्पेसिफिक वार्म अप के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसमें ये जैसे जैसे सेशंस चलते जाएंगे, इन सेशंस को आप इंटरलिंक्ड कीजिए। एक बुक की तरह है ये आपके लिए। जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, वो सीखने के बाद नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, किसी भी दिन कोई भी किसी का भी लेक्चर रहेगा, उसको इंटरलिंक करके देखिए। वो सब एक ग्रुप, एक बुक जैसा आपके लिए काम करेगा। तो फिर आप जाके कोचिंग करोगे तो फिर आप देखोगे कि रिजल्ट्स अलग आएंगे, अपनी कोचिंग का टेक्निक्स है वो अलग हो जाएंगी। तो कोऑर्डिनेशन के बाद हम ऐसे ही नेक्स्ट हम कंसेप्ट मोटर एबिलिटीज की बात करेंगे, बैलेंस एबिलिटी। सेम एज इट इज, बैलेंस बनाने के लिए जो हमारे लेग बैलेंस के फॉरवर्ड बेंडिंग के आसनास हैं, उनमें बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए हम बैलेंस एबिलिटी का काम लेंगे। बैलेंसिंग आसन्स है मोस्टली। तो बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्या कुछ करेंगे हम? ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कंसंट्रेशन के लिए त्राटक करवाएंगे, प्राणायाम करवाएंगे। वो तो हमारे माइंड को कर ही रहा है। इसके साथ साथ हमने मसल्स को करवाने के लिए और अपने वर्कआउट में क्या लेके आएंगे? स्पेसिफिक वार्म अप करवाएंगे। सपोज कोई आसन हम ले रहे हैं, लेग बैलेंस का, फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन ले रहे हैं, तो उसमें पहले बैलेंस को बनाने के लिए सपोज उसने त्रिविक्रम आसन करना है, लेग को स्ट्रेच करके हमने ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो पहले उनका बैलेंस बनाने के लिए, हम बच्चे का बैलेंस नहीं है, बिगिनर है, देयर आर 3 स्टेजेस आर देयर, बिगिनर, इंटरमीडिएटेड एंड एडवांस, ठीक है। तो बिगिनर हमारे पास बच्चा आया है, तो उसको हमने विद इन 2 मंथ उसकी साइकिल, पता आपको, मेजो साइकिल, माइक्रो साइकिल। तो साइकिल जब हम क्रिएट करते हैं, किसी के लिए लेसन प्लान बनाते हैं, कोचिज जो लेसन प्लान बनाते हैं, तो हम बच्चे के लेवल के ऊपर जाके उसका लेसन प्लान बनाते हैं। जानते हैं आप कि बच्चे का लेवल कैसा है, वो बिगिनर लेवल का है, इंटरमीडिएट लेवल का है या एडवांस लेवल का है। सपोज कीजिए मेरे पास एक एथलीट मेरे पास आया है जो कि बिगिनर लेवल का है, तो उसको मैंने विद इन 2-3 मंथ्स में त्रिविक्रम आसन करवाना है, मैंने उसकी प्रैक्टिस करवानी है, आने वाले दिनों में उसका कंपटीशन आ रहा है। तो उसको पहले बैलेंस को करवाने के लिए तो पहले यहां पे बैलेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। बेसिक चीजें हैं, सिंपल। इसी को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी आसन के अंदर। कोई भी चार्ट में आप आसन लीजिए, उन चीजों को हम इंप्लीमेंट किसी भी आसन के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं। हमने उसमें चेंजेस क्या लेके आनी है कि जेकर एक बच्चा कोई बिगिनर ना छोड़ के एडवांस लेवल का बच्चा है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि फाइनल पोस्चर में पहुंच जाता है बच्चा, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आफ्टर 2-3-5 सेकंड के बाद शिवर करने लग जाता है, ठीक है, या बैलेंस बिगड़ जाता है, अनबैलेंस होके वो डाउन हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आसना तो कर रहा है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी कमी है। फिर से वापस कहां आना पड़ेगा हमें? मोटर एबिलिटीज के ऊपर। जेकर बच्चे में पावर है तभी बैलेंस बना के इतनी देर से खड़ा है,
30 to 40 सेकंड। जेकर यही बिगिनर होता तो ऐसे बैलेंस नहीं बनना था उसका, वो शिवर कर रहा होता या क्या करता, अभी तक वो 2 से 3 बार टो को नीचे लगा लेता। यू गॉट इट माय पॉइंट, कि ये डिपेंड करता है चाइल्ड के ऊपर, एक एथलीट के ऊपर, कि आपको उसको किस लेवल की ट्रेनिंग दे रहे हैं और किस लेवल की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। जेकर वो एडवांस लेवल पे जाके ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं तो उसको हम पहले इंटरमीडिएटेड लेवल पे लेके आएंगे, उसको बेस के ऊपर लेके आएंगे, उसको होल्डिंग कराएंगे, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। इससे अब क्या हो रहा है, इस चीज से होल्डिंग से क्या कुछ इंप्रूव हो रहा है, कोर स्ट्रेंथ कैसे हो जाएगा। स्ट्रेंथ लेग में आ रहा है, इस लेग में सबसे ज्यादा। सबसे पहले आपने पहली चीज क्या पकड़नी है, आदि गुड मॉर्निंग, चलो बाप फेस वॉश करके आओ, चलो 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 बाप। अभी जिसको नींद आएगी स्टेज पे आके वो 5 मिनट मैं बैठूंगा, मैं सुनूंगा लेक्चर। देखो लेग, अभी इस चीज से क्या हुआ, कौन कौन से मसल, राइट लेग का जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, ये ऊपर वाला मसल है, इसके ऊपर खिंचाव था हैमस्ट्रिंग के कंपैरिजन। हम सबसे पहले जब भी डिस्कशन करेंगे जहां पे 80 to 90% कुछ भी चीज आ रही है, चाहे वो प्रेशर आ रहा है, चाहे वो स्ट्रेच आ रहा है, चाहे वो बेंड आ रहा है, उसकी बात करेंगे। जब जितना ज्यादा कम 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 आ रहा है फिर उनकी बात करेंगे। सबसे ज्यादा क्या हो रहा था, इस लेग के ऊपर स्ट्रेंथ आ रही है, इस लेग के ऊपर पावर क्रिएट हो रही है। ओके, इसमें बैलेंस पावर ऑटोमेटिकली आएगी जब उसमें स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ कैसे, जेकर हमने ये बैलेंस बनवाया था एक बच्चे का, उसको होल्डिंग की थी, होल्डिंग करने से क्या हुआ, इस लेग के अंदर, लेग के कौन कौन से मसल्स के ऊपर आया, सबसे ज्यादा की पहले बात करेंगे थाई मसल्स के ऊपर, फिर काफ मसल के ऊपर, फिर इधर वाली राइट लेग के क्वाड्रिसेप्स मसल के ऊपर भी प्रेशर आया, और हिप जॉइंट के ऊपर जी। समझ रहे हैं बात। तो सेम एज इट इज हम दूसरी लेग से उसको स्ट्रेंथन करवाएंगे। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद जब वो बैलेंसिंग होने लगती है तो हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट इन वन लाइन 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करवाएंगे। सेम एज इट इज नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट इन वन लाइन। ये एंगल एक लेवल का, हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट इन वन लाइन, ठीक है, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट इन वन लाइन। इन दोनों में 90 डिग्री का पोज है और इन दोनों में 90 डिग्री का पोज है। अब इसमें जो प्रीवियस मूवमेंट थी, जो पीछे वाली मूवमेंट थी, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, कौन सा मसल और इन्वॉल्व हुआ, एंकल। कौन सा एंकल, राइट और लेफ्ट लेग का, राइट, राइट लेग का एंकल और इन्वॉल्व हुआ आप कह रहे हैं जी। और बताइए, काफ मसल विच लेग, वेरी गुड। इसमें क्वाड्रिसेप्स के साथ साथ हैमस्ट्रिंग के ऊपर भी खिंचाव आया। जेकर मैं इस एंगल को यहां पे रखता हूं तब हैमस्ट्रिंग रिलैक्स पोजीशन में आता है। फील करके देखो इस चीज को, जैसे जैसे हम इसको ऊपर उठा रहे हैं, ये हिप जॉइंट से जो ग्लूट्स मसल है, ग्लूट्स मैक्सिमस, और वो उसमें स्ट्रेच आना स्टार्ट होता है। स्ट्रेच आने से क्या होता है, ये मसल भी एक्टिव होना स्टार्ट हुआ, ये मसल के ऊपर भी स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हुई, इसमें भी खिंचाव आ रहा है। फील कर रहे हैं, यू आर एग्री विद मी और नॉट। अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोटर एबिलिटीज, बिकॉज हमें यहां पे हमने बैलेंस की बात की थी, हमें पहले कोऑर्डिनेशन एबिलिटी की बात की है। ऐसे ही स्पीड की भी जरूरत है हमें योगा में। स्पीड की जरूरत है हमें योगा में, कैसे, आसन का बाउंसिंग होता है, आसन का माउंटिंग स्पीड से करना होता है, आर्टिस्टिक में। होल्डिंग टाइम में स्पीड कैसे चाहिए, टाइम गिनने के लिए 5 6 7 8 है,
चेंजिंग ऑफ पोस्चर में स्पीड चाहिए हमें, या किसी आसन को हमने माउंटेन और डिसमाउंटेन करने के लिए हम स्पीड, जब वर्ड आता है ये मतलब नहीं है कि स्पीड अप, कि फास्ट फास्ट मूवमेंट करना है, हमने एक माउंटेन करने की, सपोज करो मैंने यहाँ पे लेके आनी है, मैं यहां से मैंने लगा दिए 20 सेकंड लगा दिए उसको लेके जाने में, उतने में मैं अनबैलेंस हो गया, मेरी पावर नहीं थी, तो जितना मेरी एनर्जी थी वो एनर्जी यूटिलाइज होगी माउंटेन करने में। जितनी मेरी एनर्जी थी उस आसन को होल्ड करने में, माउंटेन करने में और डिसमाउंटेन करने में, वो एनर्जी मैंने यूटिलाइज कहां कर ली, सिर्फ और सिर्फ आसन को माउंटेन करने के लिए ही यूटिलाइज कर ली। तो वो एनर्जी को हमने स्पीड अप करना है, मींस टू से कि आसन के फाइनल पोजीशन में कैसे आए, फाइनल पोजीशन में आने के बाद उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं और रिलैक्सिंग पोजीशन में आके हम बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं। तो वो स्पीड का काम कैसे करेगा, हमारे वार्म अप के अंदर स्पीड का भी वर्कआउट रखेंगे हम। जब हम एथलीट को रेडी करते हैं तो उनके लिए स्पीड, स्ट्रेंथ, ये सारी मोटर एबिलिटीज के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है और डायरेक्टली इंपैक्ट डालती हैं आसन के ऊपर। जो मोटर एबिलिटीज हैं ये डायरेक्टली इंपैक्ट है हर एक आसन के ऊपर, ठीक है। एक आसन को लीजिए, क्योंकि यहां पे चार्ट में हमें 25 आसन दिए हुए हैं, लेग बैलेंस फॉरवर्ड बेंडिंग के हमारे 25 आसनास हैं। तो 25 आसनास में से एथलीट ने ज्यादा से ज्यादा कितने आसन करने होते हैं, एक आसन ही करना होता है, ज्यादा से ज्यादा 25 में से। तो टोटल मैक्सिमम 10 आसन करने हैं। पूरी परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे पास एथलीट को 10 आसन करवाने के लिए, हर एक आसन के लिए हम जेकर मोटर एबिलिटीज का वर्कआउट बनाएं तो हम उसकी परफॉर्मेंस को इनहांस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, उन 10 आसनों के लिए हमें कैसा इंडोरेंस वर्क चाहिए, कैसा हमें उसकी रिएक्शन टाइम चाहिए, कैसा उसका कोऑर्डिनेशन एबिलिटी चाहिए, कैसी उसकी स्ट्रेंथ चाहिए, ये मोटर एबिलिटीज को साथ में लेके उस आसनास के ऊपर हम वर्कआउट करें तो उसकी परफॉर्मेंस इनहांस होगी ही होगी, 100% होगी। क्यों? क्योंकि ये स्टडीज अभी तक नहीं हुई है, योगासन में ये स्टडीज, साइंटिफिकली स्टडीज नहीं हुई है। तो किन्होंने करनी है, हमने, आप सभी ने मिलके, हमें कोचेज ने ही मिलके एक ट्रेनिंग लेनी है और यही रिसर्च चीज करनी है कि हम ऐसी मोटर एबिलिटीज को या डाइट के ऊपर व्हाटएवर, या फिर हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ऊपर कर सकते हैं, किसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज करके हम परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं। हम ये भी सोच सकते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि बच्चे के मसल्स को बार बार इतने रिलैक्स करते रहो कि उसकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाए। कोई प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी मसल्स जो है स्टिफ रहती है, उनको रेगुलर रिलैक्सेशन टेक्निक्स दो अकॉर्डिंग टू द साइंस, वीकली सेशंस दो, क्योंकि बॉडी को हम रिलैक्स कर करके उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। सेम एज इट इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोटर एबिलिटीज। मोटर एबिलिटीज को वर्कआउट में उसके वार्म अप के अंदर ऐड ऑन करके उसके लिए स्पेशली जो उसके आसनास हैं, बैलेंसिंग आसन है तो बैलेंस को लीजिए, साथ में कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को लीजिए, तो इन दोनों चीजों के लेके हम उसके बैलेंसिंग आसन को इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, एजिलिटी, सेम एजिलिटी, क्विकनेस, ये एक जगह से दूसरी जगह, ये सबसे ज्यादा हमारे इवेंट, कौन से इवेंट्स में, म्यूजिकल इवेंट्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, आर्टिस्टिक स्टेप्स में, ठीक है, कि एक जगह से एक जगह पे बच्चे ने आसन लगाया, वहां से वो क्विकनेस से, एजिलिटी के साथ वहां से वहां जाएगा, ठीक है। कई बच्चों का देखा होगा चैंपियनशिप में टाइम एक्सीड हो जाता है, 2 आसन 2-3 आसन रह जाते हैं, या फिर क्या हो जाता है, आर्टिस्टिक स्टेप्स रह जाते हैं, आर्टिस्टिक स्टेप फिर जो प्रैक्टिस की होती है वहां पे जाके स्किप करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, उसके रीजंस क्या हैं, कि एजिलिटी के ऊपर वर्कआउट नहीं किया हुआ, हम आसनास के ऊपर वर्कआउट करते रहते हैं, उसके आर्टिस्टिक स्टेप्स के ऊपर वर्कआउट नहीं करते, उसके टाइम की जो ड्यूरेशन है उसके वर्कआउट नहीं करते। जेकर उसके एजिलिटी का वर्कआउट किया होगा तो जब वो परफॉर्मेंस स्टेज पे बच्चा परफॉर्म करेगा तो उसका रिजल्ट्स डबल ट्रिपल आएंगे और कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। क्यों? बच्चे के माइंड में क्या चलता रहता है कि अभी टाइम होने वाला है,
कि ये वाला स्टेप आया, ये वाला स्टेंजा आया म्यूजिक का, ओहो मुझे तो वहां होना चाहिए था। क्यों नहीं पूरी एफओपी करनी यूज, वो अलग मैटर है। मैं कह रहा हूं कि बच्चे के माइंड में था, जैसे कोई भी धुन लगा लो, जिस गाने पे उसने प्रैक्टिस की है, वो धुन के ऊपर एक्चुअल में जब वो प्रैक्टिस करता था या करती थी, वो यहाँ पे होता था, कोई आसन लगा रहा होता था। अब एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, स्टेज उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, डाइट उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, वेदर उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, जजेस उसके मींस टू से, जैसे कोचिंग में कोच बीच बीच में हम टोकते रहते हैं, तो वो सिचुएशनल नहीं होता और उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसकी माइंड की स्टेज वो नहीं होती। तो ये सारी चीजें ना होने से कुछ देर में बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या फिर एक आधा स्टेप ज्यादा कर देता है, या फिर एक आधा स्टेप स्किप कर देता है, तो उसकी लय वहां तक मिलती नहीं है। तो वो लय नहीं मिल रही, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? एजिलिटी के ऊपर वर्कआउट नहीं किया हुआ। जब उसको ट्रेनिंग दी गई है, एजिलिटी के ऊपर वर्कआउट नहीं किया गया, उसकी स्पीड के ऊपर वर्कआउट नहीं किया गया। ओके, हम आसनास के ऊपर वर्कआउट करते रहते हैं, दूसरे जो पर्सपेक्टिव्स हैं, दूसरी जो मोटर एबिलिटीज हैं, उनको हम कैसे स्ट्रेंथन करें, कैसे मजबूत बनाएं, एजिलिटी को कैसे मजबूत बनाएं, उसके लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। कोच को पहले वर्कआउट करना पड़ेगा, मींस टू से पेपर वर्क कर सकते हैं आप, बच्चे के लिए एक प्लान बना सकते हैं, इसको वीक में 2 डेज हम एजिलिटी का वर्क दे सकते हैं। सेम एज इट इज रिएक्शन टाइम, क्विकनेस, ये भी सेम काम करती है। ऐसे ही स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस, ये सब मेथड्स हैं जिन मेथड्स को हम अपनी परफॉर्मेंस के अंदर यूज करके इनहांस कर सकते हैं एक प्लेयर की परफॉर्मेंस को। ओके, थोड़ा थोड़ा आपको पता लगा मोटर एबिलिटीज के बारे में, कि उन मोटर एबिलिटीज को कैसे हम अपने योगासन में लेके आ सकते हैं, और बैलेंसिंग आसन स्पेसिफिकली जैसे लेग बैलेंस के आसन है, उनमें कौन कौन सी मोटर एबिलिटीज यूज होंगी। फाइनल पोज की परफेक्शन के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? देयर आर 3 टॉपिक्स आर देयर। बॉडी की अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। एक एथलीट को उसकी बॉडी की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। उसके लिए उसको अवेयर होना चाहिए कि मेरे ये मूवमेंट्स हैं, मेरी जो एक स्टेबिलिटी लेके आनी है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? बॉडी की अवेयरनेस, अपनी बॉडी की सेल्फ अवेयरनेस एथलीट को, साथ साथ उसके कोच को भी होनी चाहिए। इसका लेवल ये है, सपोज मैं इसको फॉरवर्ड बेंडिंग करवा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे पता है कि इसका लेवल जो है चिन यहां तक लेके आएगा, ठीक है, तो एथलीट को भी पता है यहां तक लेके आएगा, और मैं उसको प्रैक्टिस करा रहा हूं यहां नी तक की। या ये बच्चा कर रहा है, सपोज हम फॉरवर्ड बेंडिंग कराते हैं, मोस्टली हम कोचिंग में क्या बोलते हैं? टच योर फोरहेड विद योर नीज। फोरहेड को टच करवाते हैं मोस्टली सभी, तो फोरहेड को ना टच करवा के जेकर आप चिन को टच करवा के देखो, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। चिन और फोरहेड में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एक वर्ड है हमारा बोलने का कि फोरहेड को टच करो, फोरहेड को टच करना। अभी देखो फोरहेड, उसी जगह पे ये आगे जाओ जितना जा सकते हो, फोरहेड टच करना, आगे जाओ और जाओ, फोरहेड को टच फोरहेड करना है। जब ये मैक्सिमम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहा है, ये एथलीट मैक्सिमम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहा है, बट फोरहेड को टच करवा रहे हैं, ये कोचिस की गलती है, ठीक है। इसी में जेकर मैं इसको कमांड दूं कि ये चिन को टच करे, उससे क्या होगा? अभी देखते जाना, अभी चिन लगाओ, यही रहना, यही रहना, यही रहना। मैं ऐसे नहीं कह रहा और ज्यादा खींचो, वहीं पे ही चिन टच करने से ये बैक का कर्व खत्म हो गया। ये अपर जो इधर लिप आ रहा था, ठीक है, बेंडिंग आ रही थी, कर्व आ रहा था, वो खत्म हो गया। उसके अलावा ये अपर चेस्ट एरिया,
ये रीजन उसका टच होने लग गया, नहीं तो चिन उसकी स्ट्रेच नहीं रहेगी। उसके अलावा शोल्डर स्ट्रेच होने लगे, शोल्डर एक्सपैंड हुए, बिकॉज नेक और शोल्डर आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में इंटरलिंक्ड है मसल। ट्रेपीजियस मसल जो है, ये वाला जो मसल्स है, ये नेक और शोल्डर के साथ अटैच रहता है। जब ये ऐसे करके चिन को स्ट्रेच करके हम करवाते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग, तो ये कैसे, किसमें टॉपिक आता है? अवेयरनेस में। जेकर अवेयर है कोच तो वो ऐसी ट्रेनिंग कराएगा, जेकर एथलीट अवेयर है तो वैसी ट्रेनिंग वो करेगा। जेकर मैंने बोलने पे ये चेंजेस हो रहा है, क्यों? ये अवेयर है। जेकर मैंने मेरे बोलने पे मैं इसको चेंज करवा रहा हूं तो मैं अवेयर हूं इस चीज के लिए। ओके, तो इसी में स्ट्रेचिंग करवाने के लिए एक सिंपल देखिए, एक फोरहेड में देखिए प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। अभी आप वापस, अब चिन देखिए, चिन फील करके देखिए, बहुत डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। अवेयर होना जरूरी है, बट सिर्फ और सिर्फ ये छोटी सी एक टेक्निक बताई है, मैंने एग्जांपल दी है आपको। ऐसे ही आप जो हमारे आसनास हैं, उन्हीं किसी भी आसन को उठा के उसके की पॉइंट आपकी सीओपी में दिए हुए हैं, उन की पॉइंट्स को पढ़ के हम उनको ट्रेनिंग ही वैसे दें, और कुछ हमारा अपना खुद का माइंड यूज करें कि हम कैसे उनको चेंजेस करवा सकते हैं। इसीलिए हम कोचिंग के लिए आए हैं कि कोचिंग में हम उनको कैसे साइंटिफिकली और मोटर एबिलिटीज को यूज करके परफॉर्मेंस को इनहांस कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बैलेंसिंग आसनास के लिए। सपोज हमने लेग को, तो ये भी हमारे बैलेंसिंग आसन में है, स्टैंडिंग आसन में। ये देखो बहुत सारे आसन, ये देखो लेग पीछे, ये सांख्य आसन की जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। लेग को पीछे लेके जाना है, लेग को पीछे लेके जाना है, तो कौन कौन से यहाँ पे ज्वाइंट्स यूज हो रहे हैं? सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? हिप ज्वाइंट, सबसे ज्यादा लेफ्ट लेग का हिप ज्वाइंट। और पेल्विक एरिया में स्ट्रेचिंग चाहिए, इसके लिए इंटरलिंक्ड है वो, तो इसकी प्रैक्टिस कराने से पहले हम उसको क्या करवाएंगे? स्ट्रेचिंग कराएंगे, भूमा आसन की स्ट्रेचिंग करवाएंगे, और हिप ज्वाइंट की मूवमेंट्स लेट के हम वार्म अप में लेंगे, ठीक है। हिप ज्वाइंट की मूवमेंट होने के बाद फिर नी के ऊपर आएंगे, ठीक है। लेग को फोल्ड करके पीछे लेके, अब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होगी? नी ज्वाइंट, लेफ्ट शोल्डर, एंकल और स्पाइन, बैक स्पाइन के मसल्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, और हिप ज्वाइंट के प्रेशर डबल हो गया उससे जितना लास्ट टाइम था। क्यों? क्योंकि ये लेग का बेंड होने से और ज्यादा एक्सटेंडेड हो गया है, उसका बेंडिंग बढ़ने से और ज्यादा एक्सटेंडेड हो गया, नीचे आ गया है, तो हिप ज्वाइंट पे मूवमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। कौन सी मूवमेंट हो रही है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है वो, तो कौन सी मूवमेंट हो रही है ये अभी? एंगल डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रोटेशन हो रही है, क्या हो रहा है? रोटेशन। क्या फायदा हुआ इतना देर का? एक्सटेंशन, कौन बोले एक्सटेंशन? जाके कैसे हो रही एक्सटेंशन? क्या हो रहा है? एंगल डिक्रीज नहीं हो रहा, एंगल डिक्रीज हो रहा है। एंगल डिक्रीज होगा तो क्या होगा? फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही है। ये सीधी बोन है, जब इसको ऐसे उठाएंगे, फोल्डेड करेंगे, ऐसे ही हो रहा है ना, ये लेग को फोल्ड होके पीछे जा रही है, तो क्या हो रहा है? फ्लेक्शन हो रहा है। हाइपर वो स्टडी में चला जाएगा इनके लिए वो भी उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा। हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर फ्लेक्शन भी होता है। उसमें क्या होता है, जैसे ये हमने क्या किया, ये मूवमेंट कौन सा है? अप डाउन नहीं, हाइपर फ्लेक्शन। फ्लेक्शन है।
अबडक्शन अबडक्शन, इसमें क्या होगा, जेकर हम शोल्डर तक लेके आ रहे हैं, हमारे योगा में सबसे ज्यादा ये मूवमेंट्स यूज होते हैं। कैसे, जब ये पीछे लेके जा रहे हैं, एक एंगल से भी और ज्यादा पीछे लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जाता है, हाइपर। ओके, सेम वो वर्ड यूज कर रहा था। ऐसे ही एक्सटेंशन हो रहा है ये, इसके बाद और पीछे, सपोज यहां से हम नीचे लेके आए, ठीक है, जब किसी के पास जा रहे हैं, सेम हम हिप जॉइंट पे यूज करते हैं, ये क्या है, दूर जा लेग से दूर जा रहे हैं, तो फ्लेक्स तो क्या हुआ ये, फ्लेक्शन अबडक्शन। क्या होता है ये, अबडक्शन। जब हम यहां से वापिस आ रहे हैं, अडक्शन। एडक्शन ओके, तो इसी में हाइपर कैसे होगा, जब हम इससे भी आगे चले जाएंगे, हाइपर अडक्शन। ओके, सेम ही वो लेग के लिए वो यूज कर रहे थे, हाइपर फ्लेक्शन। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी की बात कर रहे थे हम, कि किसी भी आसन को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो बैलेंसिंग आसन है, उसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। सेम जैसे कि अभी डेमोस्ट्रेट किया कि लेग को हम पीछे लेके गए, लेग को पीछे लेके जाने के लिए हमारी हिप जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी उतनी चाहिए ना। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो हमारे सबके पास ही है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो हम सबके पास ही है, हम क्यों नहीं लेके जा सकते वहां पे लेग, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी उतनी मूवमेंट नहीं है, उतना पावर नहीं है, उतनी वर्कआउट नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, हमने उतना वर्कआउट नहीं किया वो हिप जॉइंट के ऊपर, इसीलिए। ओके, इसलिए हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कैसे करेंगे, वेरी गुड, स्पेसिफिक वार्म अप करवा के, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करके, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, किक्स फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करेंगे, ट्विस्टिंग स्ट्रेचिंग से तो हिप जॉइंट के साथ साथ बैक की भी हो रही है। ओके, तो हिप जॉइंट की मूवमेंट को करवा के हम हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के मेथड्स भी बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एक्सटर्नल हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मेथड कौन से है साइंटिफिकली, यस, ये मेथड्स के आगे नेम्स है कि कैसे कैसे मेथड्स को हम यूज करके इनको इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे हिप जॉइंट की हमने लेग को पीछे लेके गए थे ना संख्या आसन, उस आसन की हिप जॉइंट की मूवमेंट, ये वाला हिप जॉइंट की मूवमेंट कैसे बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल हेल्प के साथ हम बढ़ा सकते हैं। जैसे ये स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं, इसमें होल्डिंग करवा सकते हैं 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, जेकर बिगिनर है तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग, ये बार बार ये वाला नी मूवमेंट, स्टैटिक मूवमेंट्स भी करा सकते हैं, डायनामिक मूवमेंट्स भी करा सकते हैं हम चेंजेस के साथ। जैसे अप डाउन करवा रहा हूं तो ये डायनामिक मूवमेंट्स आ गए, स्टैटिक मूवमेंट में क्या रहेगा, होल्डिंग रहेगा। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी की जरूरत पड़ती है एक हमने लेग बैलेंसिंग के आसनास को इंप्रूव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट स्पेसिफिक टेक्निक्स बेस्ड ऑन द डिसिप्लिन। तो स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जो आसनास के ऊपर टेक्निक्स हैं, उसके जो हमारा बेस है, आसनास का बेस है, एक एथलीट के जो आसन है उसके बेस के ऊपर हम रह के उसकी जो टेक्निक्स हैं उनको यूज करके, जैसे कि हमने सांख्या आसन के ऊपर करके दिखाया कि सांख्या आसन की में सबसे ज्यादा उसका हिप ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के ऊपर मूवमेंट हो रहा है, तो उस मूवमेंट को करने के लिए हम क्या करवाएंगे, उसको लेग को पीछे ले जाने के लिए हम स्ट्रेचिंग करवाएंगे, उसको भूमा आसन की स्ट्रेचिंग करवाएंगे।
तो हिप जॉइंट के ऊपर ही हम ज्यादा वर्कआउट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसका आसन ऐसा है। वो आसन किसने डिसाइड करना है, एथलीट ने या कोच ने? तो जैसा आसन उसने डिसाइड किया हुआ है, उस आसन के अकॉर्डिंग ही उसका वार्म अप रहेगा, उस आसन के अकॉर्डिंग ही उसका स्पेसिफिक और जनरल वार्म अप रहेगा, और उस आसन के अकॉर्डिंग ही उसकी मोटर एबिलिटीज के अकॉर्डिंग हम उसका वर्कआउट तय करेंगे उस आसन को परफेक्ट करने के लिए। फाइनल पोस्चर जो है उसमें क्या क्या चीजों का हम ध्यान रखेंगे? कोई भी एक आसन में फाइनल पोस्चर पहुंचने के लिए हम क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं? फिजिकल अलाइनमेंट हमें एक जरूरी है, उसकी ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल जरूरी है, मेंटल फोकस होना बहुत जरूरी है, एंड ओवरऑल वेलबीइंग को अचीव करने के लिए हम एक आसन को परफेक्ट, आसन क्या होता है जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है आसन, आसन की क्या डेफिनेशन है हमारे ग्रंथों में? शरीर किसी सुखनमा। आसन। तो आसन को स्थिर करने के, स्टेबल करने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है। फाइनल पोस्चर जब हम स्टेज के ऊपर एथलीट से करवाते हैं तो उसके लिए फाइनल पोस्चर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? माइंडफुल अलाइनमेंट होनी चाहिए, म्यूजिकल ग्रुप में, और माइंड बॉडी का कंसंट्रेशन होना चाहिए। पर इतना मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, मिल जाएगा। आपके आसपास सारे सो रहे हैं। स्ट्रेंथ, अभी लेग बैलेंस, फॉरवर्ड बेंडिंग के आसनास हैं, उनके लिए स्ट्रेंथ का वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ का वर्कआउट करने के लिए हम एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हैं। कैसे हेल्प ले सकते हैं एक्सटर्नल हेल्प? दूसरे कुछ टेक्निक्स को यूज करके। कैसे? प्रोप्स लेके, वेरी गुड। वेट ट्रेनिंग के साथ हम करवा सकते हैं कुछ स्ट्रेंथ का वर्कआउट। जैसे कि स्ट्रेंथ का वर्कआउट कहां पे होता है? जैसे जैसे हम फिर से वही बात करेंगे कि हमने योगा में फ्लेक्सिबिलिटी का काम होता है, आर्चरी में, शूटिंग में कंसंट्रेशन का काम होता है। स्ट्रेंथ का काम कहां होता है? जिम में। और कौन से प्लेयर्स करते हैं? जेकर स्पोर्ट्स में बात करें, फुटबॉल, बॉडी बिल्डर्स, वेट लिफ्टर्स और पावर लिफ्टर्स। तो वो वर्कआउट कैसा डिजाइन करते हैं? जो स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। स्ट्रेंथ का उनका बेस जो है 80-90% उनका जो वर्कआउट है वो स्ट्रेंथ के ऊपर रहता है। तो हमें लेग बैलेंस आसनास के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। लेग बैलेंस आसनास के लिए हम सिर्फ और सिर्फ लेग बैलेंस के लिए आसनास की बात करेंगे। ये मोटर एबिलिटीज को कैसे, हम मोटर एबिलिटीज को अपने एथलीट के लिए स्पेसिफिक बना सकते हैं, मोटर एबिलिटीज को यूज करके उस आसनास को कैसे स्पेसिफिक बना सकते हैं, उसमें हम परफेक्शन कैसे लेके आ सकते हैं। तो लेग बैलेंस आसन के लिए सिंगल लेग के ऊपर खड़े होना है, ये तो हमें पता लग गया। एक लेग के ऊपर उसमें बच्चे ने खड़े होना है, चाहे वो फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहा है, चाहे वो बैकवर्ड बेंडिंग कर रहा है या ट्विस्टिंग कर रहा है, व्हाटएवर, कुछ भी वो कर रहा है, वो लेग में स्ट्रेंथ चाहिए। तो लेग की स्ट्रेंथ के लिए वर्कआउट क्या करवाएंगे? स्क्वाट्स कराएंगे, जंपिंग जैक, स्ट्रेचिंग। तो क्या ये चीजें कभी पहले सोची आपने? करते हैं जी। वार्म अप करते हैं, उसमें हम स्पेसिफिक वार्म अप के ऊपर जाएंगे। जैसा एथलीट के आसनास हैं उसका वार्म अप डिजाइन करेंगे, वार्म अप स्पेशली फॉर इंडिविजुअल। जेकर मेरे फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन है, इस एथलीट के बैकवर्ड बेंडिंग के आसन है, तो मैं अपने वार्म अप के अंदर लेग बैलेंस तो करूंगा, बट फॉरवर्ड बेंडिंग के आसनास को भी इन्वॉल्व करूंगा। इसके हर आसन से पहले वार्म अप नहीं कराएंगे। वो कैसे आएगा? वही इतनी देर से यही चल रहा था। देखिए अभी आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए आप ही खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं।
कौन सा आसन? सपोज करो ये वीरभद्रासन, सिंपल आसन हम ये लेते हैं, जी ये आसन ले लेते हैं। कोई और नहीं? देखो चार्ट में से फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन है। बोलो कौन सा? उतनी देर से दिखेगा नहीं गरुड़ा कर मुझे। लीजिए, गरुड़ा ये करना है? वृक्ष। गरुड़ा कर लीजिए। उत्कट दंडमान आसन, ये ठीक है। हाँ? नहीं, आपके पास 2 मिनट है, सभी वार्म अप लिखिए पेपर पे। कैसे प्रैक्टिस कराएंगे? प्री प्रैक्टिस क्या रहेगी आसन की? जल्दी लिखिए 2 मिनट में। बॉक्स भी रख सकते थे, योगा व्हील भी रख सकते हैं, जी। योगा चेयर बॉल भी रख सकते हैं। या फिर हम वॉल की स्पॉट लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, कैसी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सपोज हम स्टैंडर्ड ही ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि ऐसे मूवमेंट्स बच्चे को हम, जेकर उसकी पहले ही लेग में बैंड है बाय बर्थ, उसको प्रैक्टिस फिर हम ऐसी करवा रहे हैं, तो ये किसका गलती हुआ? हेल्प ले सकते हैं। और कैसे हेल्प ले सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ थेराबैंड। थेराबैंड की डिफरेंट वैरायटीज आती हैं, राउंड शेप में या ये पाइप वाला, अलग अलग मार्केट में मिलते हैं। तो इनकी हेल्प से भी हम बैलेंसिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ वॉल, दीवार की मदद के साथ, दीवार के साथ लगा के, या योगा व्हील को यूज करके। ठीक है, जैसे इसकी स्ट्रेचिंग थोड़ी अच्छी है, कर रहा है, तो जैसे कर बिगिनर होगा तो उसको हम रोलिंग करवा सकते हैं डायनामिक मूवमेंट्स के साथ। इसमें डायनामिक मूवमेंट, इसमें स्ट्रेचिंग और बढ़ेगी। या पीछे हिप जॉइंट के ऊपर, मोस्टली इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है ऐसे आसनों में, जब ये बच्चा स्टैंडिंग लेग बैलेंस करता है तो हिप की रोटेशन ऐसे टेढ़ी रहती है, देखा होगा आपने। तो हिप टेढ़ी ना रहे, उसके लिए जब फ्लोर पे उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वार्म अप करवा रहे हैं, तो हिप के ऊपर फोकस करेंगे, हिप को रोटेट करवाएंगे, हिप को ऐसे इंटरनल साइड पे रखेंगे, या फिर ये वाला हाथ क्रॉस करवा दो इधर, ये वाले हाथ को इधर, इसको रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल जो प्रोप्स हैं, उन प्रोप्स का यूज करके या नीचे रखवा के। अब इसमें काफ मसल उसका आगे से रिलैक्स है, अब इसी में हमने हैमस्ट्रिंग को रिलैक्स करना है या नी को रिलैक्स करना है, तो इसको ब्लॉक हो या योगा व्हील हो, उसको हम नीचे रख देंगे। हिप की ओपनिंग ज्यादा करवानी है और हैमस्ट्रिंग मसल को रिलैक्स छोड़ना है। अब इसमें हैमस्ट्रिंग मसल इसका ये राइट लेग का रिलैक्स रहेगा, जेकर इस पे प्रेशर डलवाना है तो इसको पीछे ले आएंगे। ये देखो, ये सारा का सारा पेल्विक और हिप जॉइंट के ऊपर प्रेशर आ गया, नी इधर रिलैक्स हो गया, नी आगे वाला रिलैक्स हो गया, काफ मसल रिलैक्स हो गया। सबसे ज्यादा राइट ग्लूट के ऊपर और लेफ्ट हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स के ऊपर प्रेशर रहा है, हिप जॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर है इसमें। तो एक्सटर्नल हम इनकी हेल्प लेके, प्रोप्स की हेल्प लेके भी इसको इंप्रूव कर सकते हैं आसनास को, कि किसी भी आसन में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी में अब अभी इसी में हमने क्या करना है, इसी में आसन को, ये कौन सा मसल यूज हो रहा है, राइट का हिप, राइट का जो ग्लूट्स मसल है, और लेफ्ट के हैमस्ट्रिंग पीछे वाला। अब इसमें क्वाड्रिसेप्स मसल को लेके आना है, इसी पोस्चर में क्वाड्रिसेप्स को इन्वॉल्व करना है लेफ्ट के। कैसे करेंगे जल्दी बताइए? लेग बेंड करके। वेरी गुड, क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। किसने बोला था? गुड। अब इसमें लेग को बेंड करेंगे जब, तो कौन सा मसल इन्वॉल्व हो जाएगा? क्वाड्रिसेप्स। करके देखना खुद से। ये जरूरी नहीं है नीचे लगाना, आप नीचे लेग को आगे फोल्ड करके हाफ हनुमानासना करके भी हम कर सकते हैं। जब हम लेग को ऐसे फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने से सारा का सारा प्रेशर चेंज हो जाता है, मसल की इन्वॉल्वमेंट चेंज हो जाती है। मसल की इन्वॉल्वमेंट कैसे चेंज हो जाती है? ये वाला जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो इन्वॉल्व हो जाता है, ये मसल भी रहता है उतना प्रेशर, बट ये साथ में इन्वॉल्व हो जाता है। क्यों इन्वॉल्व होता है? टेंडन की वजह से। वो भी पता होना चाहिए क्यों इन्वॉल्व होता है ये मसल।
टेंडन की वजह से। टेंडन की वजह से जब हम लेग को फोल्ड करते हैं नी ज्वाइंट से, तो ये वाले सारे मसल खींचते हैं। नी ज्वाइंट पटेला जो है, पटेला बोन के नीचे से जो ये मसल्स की टेंडन्स हैं जो काफ मसल के साथ जुड़ी हुई हैं, जब लेग को ऐसे फोल्ड करते हैं तो वो मसल सारे खींचते हैं। कितनी तरह की एक्सरसाइज होती है इसमें, जब जाते हैं डीप तो आगे और पता लगेगा। अब फोल्ड करते तो इसमें हम डायनामिक मूवमेंट्स करवा सकते हैं। कैसे? पहले लेफ्ट हैंड से जैसे मूवमेंट्स करवाई, ऐसे ग्रिपिंग करवाई, तो हम एथलीट को बोल सकते हैं क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम। इस मूवमेंट से हम क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उसके लिए 20-20 बार उसको बोलो कि ये हिप ज्वाइंट के बटक मसल के साथ हील को टच करवाना है। ये डायनामिक मूवमेंट्स हैं। डायनामिक मूवमेंट में हम सिर्फ एक मसल, ये बिग मसल क्वाड्रिसेप्स, 4 मसल्स का एक ग्रुप ऑफ मसल बनता है। ठीक है, तो ये 4 ये थाई के आगे वाले जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं? आइसोमेट्रिक आइसोकिनेटिक एक्सरसाइजेज है ये। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज आर देयर? 4 टाइप्स। कौन कौन सी? चौथी स्टैटिक तो नहीं, 3 ही होती हैं। तभी पूछ रहा हूं चौथी। आइसोमेट्रिक ऐसी एक्सरसाइज जिन एक्सरसाइज में मसल की लेंथन इंक्रीज होती है। ओके, जिन एक्सरसाइज में मसल का लेंथन इंक्रीज होता है वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज ऐसी एक्सरसाइज जिन एक्सरसाइज में मसल का साइज इंक्रीज होता है, टोन अप होता है, मसल बढ़ता है, मसल स्ट्रॉन्ग होता है, प्लस मसल का साइज इंक्रीज होता है, तो वो एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक। और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? आइसोकिनेटिक। तो कोई एक एग्जांपल जो दिए आइसोकिनेटिक, उसके लिए हमारे ट्रेजरर सर एक गिफ्ट देंगे आपको। कोई भी एक जाना आइसोकिनेटिक की एग्जांपल दीजिए। पुशअप्स, हाँ, पुशअप्स, पुशअप्स आइसोकिनेटिक। योगा में दीजिए ना कोई एक्सरसाइज। पादहस्तासन आइसोकिनेटिक। स्क्वाट्स। तो योगा में जैसे कि उत्कटासन सर, आसन। हनुमान हम दंड। बात क्या कर रहे हैं? नहीं, हम बात क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज और आसन में डिफरेंस है। हनुमान दंड। आसन इज स्टेबल। सर स्क्वाट, स्क्वाट तो मैं भी पहले होता है। हनुमान दंड। गुड एग्जांपल। सूर्य नमस्कार। बटरफ्लाई के अलावा एक्सटर्नल हेल्प भी यूज कर सकते हैं। सेम आई एम शोइंग टू यू फॉर नी इंजरी में हम यूज करते हैं आइसोकिनेटिक की एक एग्जांपल देते ब्लॉक। हैं। ये हम आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज है जिसको हम यूज कर रहे हैं, मतलब नी की एक्सटेंशन कराने के लिए। ठीक है, एथलीट उसको प्रेशर को आउटसाइड लगाएगा और मैं प्रेशर को इनसाइड प्रेशर क्रिएट करूंगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ये। सुप्त वज्रासन तो क्वाड्रिसेप्स के ऊपर प्रेशर आता है। हम बात कर रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक, आइसोकिनेटिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं। तो हम आसन के ऊपर ना जाके हम एक्सरसाइज को कैसे करवा सकते हैं। जैसे हमने वो स्ट्रेचिंग करवाई थी उस लड़के को, आपने देखा नहीं था? सर ने बोला था कि आइसोमेट्रिक और ये लेग को स्ट्रेच करवाया था, त्रिविक्रम आसन के लिए लेट के करवाया था। जी। तो उसी तरीके से हम आइसोकिनेटिक कैसे करवा सकते हैं, ये देखना है। ये प्रेशर लगा रहे हैं लेग को सीधा करने के लिए, और आप मैं विपरीत, pressure लगा रहा हूं लेग विपरीत। को होल्ड करने के लिए। अब यस या सेम एज इट इज, जब हेड पेन में मोस्टली ये प्रेशर देते हैं ना, सभी जी। करके देखो एक बार। यस, यस। राइट हैंड को हम अपोजिट प्रेशर देते हैं जी। तो ये भी किसकी एग्जांपल है? आइसोकिनेटिक, इस मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यस, बॉल के ऊपर प्रेशर देते हैं। ओके, तो ये तीनों एक्सरसाइजेस जो हैं उनको भी हमने इन्वॉल्व करना है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम
अपनी प्रैक्टिस के अंदर कोचिंग की प्रैक्टिस जब हम एथलीट को दे रहे हैं उस प्रैक्टिस के अंदर जो कर इन चीजों को हम इन्वॉल्व करते हैं तो रिजल्ट्स डबल ट्रिपल आते हैं। वार्म अप किस किसने लिख लिया ऑलरेडी? वी आर लेट फॉर 5 to 10 minutes। हरी अप प्लीज। लिखिए सबने वार्म अप लिखिए। इंजरी के चांसेस हमारे एथलीट्स में और ज्यादा कम हो जाएंगे। वार्म अप में उसको मैं घुटने की ये रोटेशन करवा रहा हूँ, एक्चुअल में रोटेशन कहाँ हो रही है? हिप में। हिप में। कौन बोल रहा है?